हेलो दोस्तों। तो स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टैलेंट विद शिवम में। तो बात करेंगे मैंने आपसे बताया था कि यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन आ चुका है और हम इसके लिए एक मैराथन लाने वाले हैं। और ये मैराथन हो रही है। ये बाल मनोविज्ञान की मैराथन है और इसे गार्गी मैम ने पढ़ाया हुआ है। ये टारगेट विद अंकित सर के ई बुक है और ये गार्गी सरस्वत मैम ने पढ़ाया हुआ है। बहुत गजब पढ़ाती हैं। तो हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे बाल मनोविज्ञान। कहते हैं, न दाएं देख न बाएं देख, बस लक्ष्य पर ध्यान रख। अर्जुन सी नज़र हो तेरी तो जीत का है आसान। कहते हैं पाठ्यक्रम की बात करेंगे तो सबसे पहले पाठ्यक्रम की बात करेंगे। तो पाठ्यक्रम में बाल विकास शिक्षण विधियाँ 30 प्रश्न आते हैं इससे। और बाल विकास का अर्थ, बाल विकास में अर्थ, आवश्यकताएं और उसके क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, जैसे शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है। बात करेंगे आवश्यक अवस्थाएं की, तो शारीरिक अवस्था, मानसिक अवस्था और संवेगात्मक और भाषा और सृजनात्मकता। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट, प्रभावित करने वाले कारक, ये वंशानुक्रम और वातावरण। पारिवारिक वातावरण में पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय और संचार माध्यम। कहते हैं सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत, लर्निंग मीनिंग एंड थ्योरीज। अधिगम का अर्थ, प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावशाली विधियाँ। अधिगम के नियम, थॉर्नडाइक के मुख्य नियम एवं प्रमुख महत्व। प्रमुख सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया है थॉर्नडाइक ने, और पवलाव ने संबद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत दिया है, और स्क्रिन ने क्रिया एवं प्रसूत का सिद्धांत दिया है। कॉलर ने सूझ या अंतः दृष्टि का सिद्धांत दिया है। प्याजे ने अलग दिया है, वाइगोत्स्की ने अलग दिया है। ठीक है, प्याजे ने जीन प्याजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत, और वाइगोत्स्की ने क्या दिया है? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया है। ये हमें पढ़ने को मिलेगा। सीखने का वक्र कैसा है, अधिगम पठार कैसा है, लर्निंग प्लेंटिव। ठीक है, हम अब बात करेंगे शिक्षण विधाएँ। शिक्षण यानी कि इसका अर्थ, इसका उद्देश्य, संप्रेषण यानी कि वार्तालाप, सूत्र प्रविधियाँ, आधारभूत कौशल, सूक्ष्म शिक्षण, नवीन विधाएँ और सिद्धांत। समावेशी शिक्षा की बात करेंगे, इंक्लूसिव एजुकेशन की बात करेंगे, निर्देशन एवं परामर्श, समावेशन अभिप्राय, पहचान, प्रकार, अपवंचित, भाषा, जाति, लिंग, दिव्यांग, दृष्टि, श्रवण, अस्थि और मानसिक। उपकरण की बात करेंगे तो सामग्री, विधियाँ, TLM, अभिवृत्तियाँ, जांच हेतु टूल्स। निर्देशन एवं परामर्श, इसके अर्थ, उद्देश्य और प्रकार एवं विधियाँ, आवश्यकताएं। सहयोग देने वाले विभाग बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक, प्रयागराज मंडलीय केंद्र, जिला चिकित्सालय, डाइट वेंटर, पर्यवेक्षण तंत्र और समुदाय या विद्यालय समितियां और सरकारी गैर सरकारी संगठन। अधिगम और अध्यापन, लर्निंग एंड पेडागोजी। बालक कैसे सोचते या सीखते हैं, असफलता के कारण, बुनियादी प्रतिक्रियाएं, कार्य नीतियाँ, सामाजिक क्रियाकलाप या संदर्भ। बालक कहता है समस्या समाधान, वैज्ञानिक अन्वेषण या वैकल्पिक संकल्पना, त्रुटियों को समझना, बोध और संवेदनाएं, प्रेरणा और अधिगम, योगदान देने वाले कारक, निजी एवं पर्यावरणीय। मनोविज्ञान का इतिहास। हम शुरू करते हैं सबसे पहले मनोविज्ञान का इतिहास। तो हम बात करेंगे, मनोविज्ञान शब्द जो है वो एक यूनानी, एक ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। इसका जो मनोवैज्ञानिक शब्द है इसे साइको यानी कि आत्मा, और लॉग्स यानी कि अध्ययन, साइकी और साइकोलॉजी यानी कि साइकी मतलब आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान कहलाता है। इसकी शुरुआत में मनोवैज्ञानिक दर्शन शास्त्र का ही एक भाग था। सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर 1, आत्मा का विज्ञान, साइंस ऑफ सोल।
इसका समय 16वीं शताब्दी में। इसके समर्थक अरस्तु और प्लेटो थे। इसका खंडन, आत्मा का कोई रूप आकार नहीं होता है। इन्होंने इसका खंडन किया था, आत्मा का कोई भी रूप और रंग आकार नहीं होता है। नंबर 2, मन व मस्तिष्क का विज्ञान। मन व मस्तिष्क का विज्ञान, यह है इसका समय 7वीं शताब्दी। इसके समर्थक पोम्पोलॉजी। खंडन, इसका मन का कोई निश्चित आकार या रूप नहीं होता है। विशेष तथ्य क्या है? 1774 में पोम्पोलॉजी ने बेबी बायोग्राफी प्रकाशित की। पहला व्यवस्थित अध्ययन, सिस्टमेटिक एरिया कंफर्म नहीं था। अब हम बात करेंगे चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में चेतना का विज्ञान विलियम बुंट और इम्पोर्टेंट है ये, इसके समर्थक विलियम बुंट थे और विलियम जेम्स एंड टिश्नर। इसका अध्ययन चेतना और अर्धचेतन मन का है। इसका खंडन, विलियम मैकडूगल की पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में कहा, चेतना एक बहुत बुरा शब्द है। क्या है? बहुत बुरा शब्द है चेतना। विशेष बिंदु क्या है इसके? तो विशेष बिंदु, उस समय मनोविज्ञान का क्षेत्र निश्चित नहीं था, अचेतन मन की बात नहीं की गई थी। मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना की आलोचना की। मैकडूगल ने आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में चेतना की आलोचना की। ये टारगेट विद अंकित सर की ई बुक है और ये गार्गी मैम ने द्वारा पढ़ाई गई है और कंप्लीट उन्होंने डिस्कस की है और उन्होंने ही ये बुक बनाई हुई है। तो हम बहुत अच्छे से इसे डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। कैसा है? मनोविज्ञान कैसा है? व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं शताब्दी में से अब तक मनोविज्ञान जो व्यवहार का विज्ञान है, साइंस एंड बिहेवियर, 20वीं शताब्दी से अब तक समर्थक कौन थे? वॉटसन, स्किनर और पावलोव और थॉर्नडाइक। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, किसने कहा? वॉटसन, स्किनर और पावलोव और थॉर्नडाइक ने 20वीं शताब्दी में। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ये वॉटसन, स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक ने। सबसे सटीक परिभाषा क्या है? वुडवर्थ का कथन था कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा फिर मन व मस्तिष्क का चेतना को छोड़ा और अब वह व्यवहार को अपनाए हुए है। वुडवर्थ का कथन था कि मनोविज्ञान ने पहले अपनी आत्मा फिर मन व मस्तिष्क व चेतना को छोड़ा और अब वह व्यवहार को अपनाए हुए है। अब हम बात करेंगे मनोविज्ञान के संप्रदाय की, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। सबसे पहले बात करेंगे संरचनावाद की। तो संरचनावाद ये स्ट्रक्चरलिज्म, यह मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है। फर्स्ट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी, इसकी शुरुआत 1892 में कार्नेल यूनिवर्सिटी में हुई थी। इसे विलियम बुंट के शिष्य टिश्नर ने शुरू किया था। इस विधि अंतर्निरीक्षण करके चेतना का विश्लेषण करना। मान्यता, चेतना का स्वरूप सभी अलग अलग होता है। अब बात करेंगे प्रकार्यवाद हो गया और इसकी बात करेंगे। मुख्य विचार क्या है? चेतना किसी तरह कार्य करती है और अपना मन वातावरण के साथ समायोजन करता है। इसके समर्थक विलियम जेम्स, जॉन डीवी एंजल्स। प्रकार्यवाद के समर्थक विलियम जेम्स, जॉन डीवी एंजल्स। व्यवहारवाद, बिहेवियरिज्म
इसकी शुरुआत 1913 में जॉन वी वॉटसन ने की। इसका मुख्य विचार केवल व्यवहार का ही वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जा सकता है। वॉटसन का कथन, तुम मुझे दर्जन भर बच्चे दो, मैं उन्हें चोर, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। ये किसने कहा था? व्यवहारवाद, यानी कि जॉन वी वॉटसन ने कहा कि तुम मुझे दर्जन भर बच्चे दो, मैं उन्हें चोर, सिपाही, डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बना सकता हूँ। कहते हैं किसी भी स्थिति में कैसा व्यवहार करता है। इसके समर्थक वॉटसन, स्किनर, मन क्रो हेरेडिटी वंशानुक्रम से ज़्यादा इन्वायरमेंटल वातावरण आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। बात करेंगे मनोविश्लेषणवाद। संस्थापक इसके सिगमंड फ्राइड। मुख्य विचार, व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का कारण अचेतन मन होता है। अचेतन मन के अध्ययन की विधियाँ सम्मोहक, मुक्त साहचर्य विधि और स्वप्न व्याख्या। अचेतन मन के अध्ययन की विधियाँ सम्मोहक, मनोविश्लेषणवाद। संस्थापक सिगमंड फ्राइड। मुख्य विचार, व्यक्ति के असामान्य व्यवहार का कारण अचेतन मन होता है। अचेतन मन के अध्ययन विधियाँ सम्मोहक, मुक्त साहचर्य विधि, स्वप्न व्याख्या। इन्होंने बुक लिखी है सिगमंड फ्राइड ने, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, सिगमंड फ्राइड ने लिखी है। बात करेंगे मानवतावाद, ह्यूमनिस्टिक के समर्थक कॉल रोजर्स, अब्राहम मास्लो। इनका मुख्य विचार क्या था? प्रत्येक व्यक्ति को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि का मौका मिले, प्रत्येक व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत करे। नंबर 6 गेस्टॉल्ट मनोवैज्ञानिक। इसकी शुरुआत 1912 में। संस्थापक इसके मैक्स वर्दीमर, सह संस्थापक कोहलर और कोप्फा और कुर्ट लेविन। गेस्टॉल्ट एक जर्मन शब्द है, इसका अर्थ होता है समग्र, होल, संपूरक। संज्ञानवाद के समर्थक ब्रूनर, जॉन मिलर हैं। मुख्य विचार, इसमें मानसिक क्रिया, मेंटल प्रोसेस का अध्ययन किया जाता है। आप कैसे सोचते हो, समझते हो, याद करते हो या समस्या का समाधान करते हो। इट्स से माइंड इज़ लाइक अ कंप्यूटर, यह दिमाग को कंप्यूटर की तरह मानता है। बात करेंगे रचनावादी या निर्मितवाद। रचनावादी या निर्मितवाद। बच्चे सक्रिय, एक्टिव रहकर अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। समर्थक वाइगॉस्की, सामाजिक रचनावादी प्याजे। वाइगॉस्की और प्याजे। मनोविज्ञान क्लिनिकल साइकोलॉजी। देखो, साइकोलॉजी डोमेन्स, क्लिनिकल साइकोलॉजी, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, डेवलपमेंट एंड फिजिकल सोशल साइकोलॉजी, इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी एंड फोरेंसिक साइकोलॉजी एंड बायो साइकोलॉजी। विकास की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। विकास जो होता है वो इस प्रकार होता है, जैसे देख लो आप। सबसे पहले गर्भावस्था, बच्चे का विकास जो होता है वो गर्भ में होता है सबसे पहले। उसके बाद बच्चा जब जन्म ले लेता है, उसके बाद शैशवावस्था आती है। पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था आती है, बाल्यावस्था छोटा बच्चा होता है, और उसके बाद आती है किशोरावस्था, उसके बाद प्रौढ़ावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था आती है। विकास व अभिवृद्धि परिभाषाएं। मुनरो ने कहा विकास व अभिवृद्धि और परिभाषाएं। मुनरो ने कहा है, क्या कहा? कि विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बच्चा भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है। ये किसने कहा था? मुनरो ने। भ्रूण अवस्था से प्रौढ़ अवस्था तक गुजरता है, एक्टर मुनरो ने कहा था ये बात।
जैसे गर्भ से लेकर उसका बाल्यावस्था, उसके बाद उसकी युवावस्था, प्रौढ़ावस्था तक, ये मुर्नो ने कहा था। फ्रैंक ने क्या कहा था? फ्रैंक ने क्या कहा था? कोशिकीय गुणात्मक वृद्धि ही अभिवृद्धि कहलाती है। हरलॉक ने कहा विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताओं का व योग्यताओं को प्रस्फुटित करता है। अभिवृद्धि, अभिवृद्धि क्या होती है? ग्रोथ बनाम विकास। अभिवृद्धि क्या होती है? तो अभिवृद्धि शरीर तथा उसके अवयवों में, अभिवृद्धि क्या होती है? शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन ही क्या कहलाता है? अभिवृद्धि कहलाता है। और मात्रात्मक और गुणात्मक परिवर्तन ही अभिवृद्धि कहलाता है। और विकास क्या होता है? तो नहीं, अभिवृद्धि क्या होती है? शरीर तथा उसके अवयवों में होने वाला मात्रात्मक परिवर्तन, मतलब मापा जाया हुआ परिवर्तन, वो अभिवृद्धि होगा। विकास क्या होगा? क्रमशः व क्रमिक जैविकीय परिवर्तन, शरीर तथा मन में होने वाला सभी प्रकार का परिवर्तन विकास कहलाता है। मात्रात्मक और गुणात्मक सूत्र। विकास जो होता है, वृद्धि, क्षमता, परिपक्वता प्लस वातावरण के साथ अंतःक्रिया करता है। अब बात करेंगे वृद्धि और विकास। बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इसे हम। तो पहले तो हम सी-टेट में पढ़ चुके हैं, फिर अब हम इसे पढ़ेंगे टेट में, ठीक है। तो अभिवृद्धि क्या होती है, विकास क्या होता है? तो वृद्धि जो होती है कैसी होती है? मात्रात्मक होती है। क्या होती है? मात्रात्मक होती है। तो विकास जो होता है मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। इसे मापा भी जाता है, इसका अनुमान भी लगाया जाता है। मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। नंबर 2, मध्य किशोरावस्था तक निर्धारित समय। अभिवृद्धि जो होती है मध्य किशोरावस्था तक निर्धारित समय तक होती है, और विकास जो होता है वो जीवन पर्यंत होता है। नंबर 3, केवल शारीरिक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि जो होती है केवल शारीरिक परिवर्तन होती है, और विकास जो होता है सभी प्रकार के परिवर्तन, शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक तथा मनोगत्यात्मक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि एकीकृत नहीं होती है। अभिवृद्धि जो होती है वो एकीकृत नहीं होती है, विकास एकीकृत होता है। माप का विषय। अभिवृद्धि जो होती है वो माप सकते हैं, और मूल्यांकन का विषय मापा नहीं जाता है। यह रेखीय होती है। अभिवृद्धि जो होती है वो रेखीय होती है, यह वर्तुलाकार होती है। अभिवृद्धि को प्रत्यक्ष देखा जा सकता है, और अभिवृद्धि को देखा जा सकता है, और विकास का केवल अनुमान लगाया जा सकता है। बात करेंगे हम बाल विकास के सिद्धांत की। तो बाल विकास के सिद्धांत की हम बात करेंगे तो सबसे पहले सतत विकास का सिद्धांत। तो सतत विकास के सिद्धांत की बात करेंगे। विकास निरंतर चलता रहता है, यानी कि गर्भ से मृत्यु तक विकास चलता है। अवस्थाओं की गति की भिन्नता का सिद्धांत। गर्भावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था में तीव्र होता है। देखो, अवस्थाओं में गति की भिन्नता का सिद्धांत गर्भावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था में तीव्र होता है। हम बात करेंगे वैयक्तिक अंतर का नियम। प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। तो सबसे पहले बात करेंगे रिच फैमिली, बच्चा जल्दी चलेगा। लेबर फैमिली, बच्चा कमज़ोर होगा, चलेगा लेकिन लेट बोलेगा। देखो, बिल्कुल राइट बात है ये। आपका अगर रिच फैमिली का बच्चा है तो वो जल्दी चलेगा, उसकी क्यूरियोसिटी जल्दी होगी, मतलब वो है जो होगा वो जल्दी चीज़ों को सीख जाएगा। और जो लेबर मजदूर के बच्चे होते हैं वो कमज़ोर होते हैं, उन्हें ठीक से खाना पीना नहीं मिल पाता है, और लेट चलेगा और लेट ही बोलेगा। बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। विकास की अनिरंतरता का सिद्धांत। चरण वाले सिद्धांत पियाजे, फ्रायड और कोहलबर्ग। बाल विकास के अन्य सिद्धांत हैं कौन कौन से? विकास क्रम की एक रूपता पैटर्न। एक प्रजाति के सभी बच्चे समान पैटर्न फॉलो करते हैं, गति अलग अलग होती है।
सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। पहले बच्चा एक सामान्य क्रिया करेगा, फिर विशेष क्रिया करेगा। एकीकरण का नियम। एकीकरण का नियम, पहले बच्चा पूरे अंग को चलाना सीखेगा, फिर अंग के कुछ भागों को चलाएगा व अंत में अंग व उसके भागों को साथ चलाएगा। पहले हाथ, फिर उंगलियां, फिर पूरे हाथ को बच्चा चलाता है। परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम, शारीरिक के साथ सामाजिक विकास, मानसिक विकास, विवेकात्मक विकास भी होगा। विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की दिशा का नियम। देखो, मस्तिष्काधोमुखी यानी कि सीसा सेफेलोकॉडल क्रम का विकास लंबवत रूप से सिर से पैर की ओर होता है। समीप दूरमुख यानी कि प्रॉक्सिमोडिस्टल क्रम के अनुसार विकास का क्रम केंद्र से बाहर की ओर होता है, केंद्र से प्रारंभ की ओर विकास बाहरी विकास होता है और इसके बाद संपूर्ण विकास होता है। पहले रीढ़ की हड्डी का विकास होता है, फिर अन्य अंगों का विकास होता है। देखो, एक हम बात करेंगे सेफेलोकोडल, इंग्लिश में याद करेंगे इसे। सेफेलोकोडल ये होता है सिर से पैर तक होता है, सेफेलोकोडल बोलते हैं। और प्रॉक्सिमोडिस्टल में क्या होता है, ये बीच से होता है, बीच से बाहर की ओर, यानी कि इसे प्रॉक्सिमोडिस्टल से बाहर की ओर बोलते हैं। स्थूल गत्यात्मक कौशल का विकास, मतलब ये स्थूल मतलब गत्यात्मक चल रहा है, यानी कि स्थूल मतलब चल रहा है, और सूक्ष्म मतलब कम चल रहा है, मतलब आराम से लिखेगा वो, सूक्ष्म गतिक कौशल का हो जाएगा। ठीक है। विकास सीधा ना होकर वर्तुलाकार होता है, वर्तुलाकार होता है। और विकास में परिवर्तन होते हैं, शारीरिक परिवर्तन होते हैं विकास में, मानसिक परिवर्तन भी होते हैं, भाषाई परिवर्तन भी होते हैं, संवेगात्मक परिवर्तन भी होते हैं। विकास परिपक्वता व अधिगम का परिणाम है। बाल विकास की अवस्थाएं। हरलोक ने क्या कहा, पहले गर्भावस्था आई, शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। हरलोक ने क्या कहा, पहले गर्भा, शैशवा, बाल्या, किशोरा। गा से वा की। हरलोक ने एक ट्रिक दी, गा से वा की, यानी कि पहले गर्भावस्था, फिर शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था। ठीक है। अब हम रोश की बात करेंगे। रोश ने क्या कहा, देखो हरलोक ने बता दिया था, रोश ने क्या कहा, रोश ने कहा शैशवावस्था आई, फिर पूर्व बाल्यावस्था आएगी, फिर उत्तर बाल्यावस्था आएगी, फिर किशोरावस्था आएगी। ये रोश ने कहा। रोश ने क्या कहा, पहले शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। विकास की अवस्थाएं। साधारण वर्गीकरण क्या है, सबसे पहले शैशवावस्था। शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष होती है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष होती है। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष होती है। किशोरावस्था 13 से 18 वर्ष होती है। प्रौढ़ावस्था 18 प्लस होती है। शैशवावस्था इन्फेंसी एज। अन्नाम जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, कल्पनाओं व मन मौज में विचरण करने की अवस्था, दोहराने की अवस्था, एक नाजुक अवस्था और खतरनाक अवस्था, प्रिय लगने वाली अवस्था और सुंदर जीवन की नींव रखने वाली अवस्था। शैशवावस्था बहुत सारे नाम हैं शैशवावस्था के, तो जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल है इसे भावी जीवन की आधारशिला कल्पनाओं कहते हैं। इसमें मन की मौज में विचरण करने की अवस्था, दोहराने की अर्थव्यवस्था, एक नाजुक अवस्था, खतरनाक अवस्था, प्रिय लगने वाली अवस्था, सुंदर जीवन की नींव रखने वाली अवस्था। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य। शैशवावस्था के विकासात्मक कार्य क्या क्या होते हैं, सबसे पहले बच्चा जो होता है रेंगना, फिर खड़ा होना, फिर चलना, फिर दौड़ना, फिर कूदना, फिर फेंकना सीखता है। सीखना साधारण रूप से खाने पीने की क्रियाओं को सीखना, शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना सीखना, मल मूत्र विसर्जन और विसर्जन पर नियंत्रण कर सीखना। मुख्य कथन क्या है, मुख्य कथन है गुड एंड एनफ, गुड एनफ
एन एफ गुड एनफ व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। जॉन लॉक ने कहा शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे तबला राशा कहा जाता है। टेबुला राशा कहा जाता है। जॉन लॉक ने क्या कहा? शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे टेबुला राशा कहा जाता है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। वैलेंटाइन के अनुसार शैशवावस्था सीखने का आधार काल है। जॉन लॉक ने कहा शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है जिसे टेबुला राशा कहा जाता है। गुड एनफ ने कहा व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है जिसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष का होता है। पूर्व बाल्यावस्था 3 से 6 वर्ष का होता है। इसका अन्य नाम पूर्व विद्यालयी आयु, नर्सरी स्कूल एज, प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की आवश्यकता, किसे खिलौनों की एज भी कहते हैं, अतार्किक चिंतन की अवस्था भी कहते हैं, बच्चा तर्क करने लगता है, गंदी आयु भी कहते हैं, खेलने में गंदा हो जाता है। यानी कि पूर्व विद्यालयी आयु, पूर्व बाल्यावस्था को पूर्व विद्यालयी आयु, नर्सरी स्कूल एज, प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, खिलौनों की आयु, अतार्किक चिंतन की अवस्था, तर्क करने लगता है, गंदी आयु यानी कि खेलने में गंदा हो जाता है। पूर्व बाल्यावस्था की विशेषताएं। बच्चा जो होता है इसमें जीववाद की सोच आ जाती है। जीववाद, अक्षर लिखना, गिनती गिनना, हल्के भारी का ज्ञान होना, जिज्ञासा प्रवृत्ति, स्वयं केंद्रित अहमवादी और वस्तुओं को क्रम में रखना, अनुत्क्रमणीयशीलता और अनुकरण द्वारा सीखना। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, लेटर चाइल्डहुड। इसका अन्य नाम जीवन का निर्माणकारी काल। जीवन का निर्माणकाली उत्तर बाल्यावस्था को 7 से 12 वर्ष होती है। इसका अन्य नाम जीवन का निर्माण काल। और ये मिथ्या परिपक्वता का काल होता है। इसमें बच्चा झूठ बोलने में बोलता है। और समूह की आयु और खेल की आयु भी होती है। ये बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषताएं हैं? समूह या टोली में खेलना बाल्यावस्था की विशेषता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है। सामाजिक भावना का विकास भी बाल्यावस्था में होता है और भाषा का विकास भी बाल्यावस्था में होता है। बाल्यावस्था से संबंधित मुख्य कथन। रॉस ने कहा बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। रॉस ने क्या कहा? बाल्यावस्था मिथ्या परिपक्वता का काल है। किलपैट्रिक्स ने कहा बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। किलपैट्रिक्स ने कहा कि बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल होता है। कॉल एवं ब्रूस ने कहा कि बाल्यावस्था जीवन का अनोखा काल होता है। कॉल एवं ब्रूस ने कहा। अब किशोरावस्था की बात करेंगे तो इसका अन्य नाम जीवन का सबसे कठिन काल होता है। जीवन का सबसे कठिन काल किशोरावस्था होता है। एक परिवर्ती अवस्था होती है ये, इसका स्वर्णकाल, इसका नाम स्वर्णकाल भी होता है। वीर पूजा की अवस्था भी कहते हैं इसे। किशोरावस्था को वसंत ऋतु की अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे किशोरावस्था का अन्य नाम जीवन का सबसे कठिन काल, ये परिवर्ती अवस्था होती है, इसे स्वर्णकाल भी कहते हैं। पूर्व पूजा करने की अवस्था भी होती है, वसंत ऋतु भी होती है। किशोरावस्था की विशेषताएं क्या होती हैं? तो किशोरावस्था की विशेषताएं होती हैं बुद्धि का अधिकतम विकास, समूह को महत्व देना, बुद्धि का अधिकतम विकास, विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता आती है। दिवा स्वप्न, दिन में सपने देखता है बच्चा। और विचारों व संवेगों में परिपक्वता यानी कि समाज सेवा की भावना रखता है। आत्मसम्मान की भावना होती है। ईश्वर तथा धर्म में विश्वास रखता है। वीर पूजा की प्रवृत्ति हो जाती है। किशोरावस्था से संबंधित कथन। किशोरावस्था से संबंधित कथन स्टैनली हॉल ने कहा किशोरावस्था से संबंधित कथन।
स्टेनली हॉल स्टेनली हॉल ने कहा कि स्टेनली हॉल ने क्या कहा? स्टेनली हॉल ने क्या कहा कि स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था किशोरावस्था प्रबल दबाव व तनाव तूफान संघर्ष का काल है। स्टेनली हॉल ने कहा तो किशोरावस्था प्रबल दबाव तनाव तूफान और संघर्ष की अवस्था है। किलपैट्रिक ने क्या कहा? किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। किलपैट्रिक्स ने कहा किशोरावस्था जीवन का कठिन काल है। किलपैट्रिक्स ने कहा। जोन्स शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधित रोग किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधित रोग एनोरेक्सिया नर्वोसा, ये डाइटिंग एनोरेक्सिया नर्वोसा किशोरावस्था में स्वास्थ्य संबंधित रोग, ये डाइटिंग और वुल्मिया सर्वोसा में वोमी उल्टी और बिज ईटिंग डिसऑर्डर अत्यधिक खाने से ही होता है। शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट। अब बात करेंगे शारीरिक विकास। शैशवावस्था इन्फेंसी एज, जैसे ये देखा होगा छोटा सा बच्चा, इसका भार वेट बालक का भार बालिका से अधिक होता है। बालक का भार बालिका से अधिक होता है। बालक का भार 7.15 पॉइंट होता है। 7.15 पॉइंट होता है बालक का, और बालिका का भार 7.13 पॉइंट होता है। लंबाई शैशवावस्था में बच्चों के विकास की गति अति तीव्र होती है। लंबाई शैशवावस्था में बच्चों की गति अति तीव्र होती है। सिर व मस्तिष्क, नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके शरीर की कुल लंबाई की 1/4 होती है। हड्डियाँ 270 बोन्स होती हैं। हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस होता है। बात करेंगे बाल्यावस्था में बच्चे का भार में वृद्धि होती है। लंबाई की बात करते हैं तो ज़्यादा वृद्धि नहीं होती है। हड्डियाँ 10 से 12 ईयर्स तक हड्डियों का शुद्धिकरण होता है, रेनफोर्समेंट होता है। संख्या 350 बोन्स होती हैं। दूध के दांत गिरने लगते हैं तब परमानेंट स्थायी दांत आते हैं। 12 या 13 वर्ष तक सभी स्थायी दांत निकल आते हैं। किशोरावस्था की बात करेंगे तो किशोरावस्था में बॉयज़ की वृद्धि होती है 57% 14 ईयर्स तक होती है, और गर्ल्स की वृद्धि 90% 14 ईयर्स तक होती है। भारत में वृद्धि 15 वर्ष के बाद बालक का भार अधिक होता है। त्वचा व बालों में निखार आ जाता है। दांतों का विकास 13 वर्ष तक 27 से 28 दांत निकल आते हैं व शेष दांत किशोरावस्था में आ जाते हैं। बात करेंगे संवेगात्मक विकास इमोशनल डेवलपमेंट। संवेगात्मक विकास में शैशवावस्था भय,
क्रोध व प्रेम की ही संवेग है। जेवी वॉटसन ने कहा जेवी वॉटसन ने कहा प्राथमिक संवेग प्राइमरी इमोशंस थोड़ी थोड़ी देर में बदलता है। बाल्यावस्था में संवेगों में स्थायित्व या ठहराव आना शुरू हो जाता है। संवेग व समाज के नियमों में समायोजन करने लगता है। ईर्ष्या, घृणा, प्रतिस्पर्धा की भावना प्रकट करता है। झूठ बोलकर उपेक्षा से बचने लगता है। न तो बालक है और न किशोरावस्था में न तो बालक है और न ही बड़ा। संवेगात्मक अस्थिर सबसे अधिक होती है। प्रेम, दया, क्रोध, सहानुभूति जैसे संवेग स्थायी हो जाते हैं। नियंत्रण नहीं रख पाता। अन्यायी के लिए क्रोध, दुखी व्यक्ति प्रति दया, चिंतित रहना, शेप, आकार, हेल्थ, स्वास्थ्य, रेस्पेक्ट, सम्मान के प्रति प्रयास में असफल तो घोर निराशा, काम प्रवृत्ति की घोर तीव्रता। भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। शैशवावस्था में 0 से 2 वर्ष, इन्फेंसी एज 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष केवल एक शब्द की वाक्य रचना मम मम बोलता है बच्चा। कई वस्तुओं के एक ही नाम। 1 वर्ष तक अस्पष्ट भाषा केवल माता पिता समझ पाते हैं। भाषा विकास का क्रम बाबा, बाल, मम्मी, पानी ये बोलता है। पहले क्रंदन करता है बच्चा, रोता है। फिर कुइंग करता है, कुइंग कुइंग आनंद की ध्वनि 3 माह में आ जाती है। ये कुकिंग 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 जो होती है वो 3 माह के अंदर आ जाती है। और बल बनाना 6 माह के अंदर आता है, बल बनाना न। और एक सार्थक स्पष्ट 9 से 12 माह में सीख जाता है। एक शब्द सार्थक या स्पष्ट 9 से 12 माह में सीख जाता है। और टेलीग्राफिक स्पीच 1.5 से 2.5 साल में सीख जाता है। टेलीग्राफिक स्पीच। बाल्यावस्था में इन चाइल्डहुड भाषा का विकास होता है। बालिकाओं का भाषा विकास अधिक होता है। बाल्यावस्था में इन चाइल्डहुड भाषा का विकास होता है। बालिकाओं का भाषा विकास अधिक होता है। बात करेंगे किशोरावस्था में। इन एडोलसेंस भाषाई स्पष्टता, सूक्ष्मता, भावों की गहराई, शब्दों की जटिलता, उच्चारण में शुद्धता, कल्पना शक्ति का चरम, कहानीकार, चित्रकार, नाटककार, अभिनेता बनने की सोचता है। शब्द भंडार में वृद्धि होती है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं: स्थलाकृति या आकारात्मक संरचना, गत्यात्मक या संरचना और मनोलैंगिक विकास। स्थलाकृति संरचना, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर। स्थलाकृति संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने मन की 3 दशाएं बताई हैं। नंबर 1, चेतना मन, कॉन्शियस माइंड, दिमाग की सक्रिय अवस्था। कॉन्शियस माइंड, दिमाग की सक्रिय अवस्था। अर्धचेतन मन क्या होता है? सब कॉन्शियस माइंड। कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा याद करने पर वह चीज़ें हमें फिर से याद आ जाती हैं, जैसे परीक्षा में पढ़ा हुआ याद आ जाना। अचेतन मन क्या होता है? ईर्ष्या, क्रोध, जीवन के बुरे अनुभव और कड़वी यादें जिन्हें मन में दबा दिया जाता है। गत्यात्मक संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। देखो, इदम जन्मजात इच्छाओं का स्टोर हाउस अचेतन मन से संबंधित है। मनुष्य के अंदर दानव अपराध कार्यों से जुड़ा हुआ। ईगो, अहम 1 से 2 वर्ष तक।
चेतन मन से संबंधित वास्तविक वास्तविक सिद्धांत, ईड और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाना और मनुष्य के अंदर मनुष्य समायोजन में सहायक है। सुपर ईगो परम अहम 5 से 6 वर्ष से आदर्शवादी आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव, मनुष्य के अंदर देवदूत आदर्शों की अधिकता को समायोजन के लिए जिम्मेदार। सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्तियां बताई हैं। नंबर 1, जीवन मूल प्रवृत्ति, जिज्ञासा, प्रेम, सहयोग, सहानुभूति और खुशी। नंबर 2, मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मुमूर्षा, ईर्ष्या, क्रोध, जलन। विशेष शब्दावली, स्वाम मोह, नर्सिसिज्म, अपने आप से प्रेम करने तथा अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को नर्सिसिज्म कहते हैं। ओडिपस ग्रंथि क्या होती है? लड़के का अपने माँ के प्रति माँ के प्रति प्रेम और पिता से जलन। इलेक्ट्रा ग्रंथि लड़की का अपने पिता के प्रति प्रेम, माँ से जलन। नंबर 3, मनोलैंगिक विकास सिद्धांत, मुखीय अवस्था, अवधि, इसकी अवधि, मुखीय अवधि 0 से 1 माह, इनकी 18 माह, मुख, ओरल, कामुकता और मुख्य विकास, स्तनपान छुड़ाना। गुदीय अवस्था, एनल स्टेज 18 माह यानी कि 3 वर्ष, गुदा, मलमूत्र विसर्जन प्रशिक्षण। और लैंगिक अवस्था 3 से 5 वर्ष, लैंगिक अवस्था, ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का समाधान। और अदृष्टावस्था, प्रस्तुति अवस्था 5 से 12 वर्ष, रक्षात्मक युक्तियों की उत्पत्ति। और ज्ञानेंद्रिय अवस्था 12 के बाद, जननांग, सेक्सुअल ऑर्गन्स, लैंगिक परिपक्वता। मनोसामाजिक विकास सिद्धांत, इसके प्रवर्तक एरिक्सन एक नव्य फ्रायडवादी नियो फ्रायडल मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। उन्होंने फ्रायड की भांति कामुकता को महत्वपूर्ण नहीं माना है। उन्होंने व्यक्ति के विकास में व्यक्ति की सामाजिक अनुभूति के महत्व को स्वीकार किया है। जीवन में समय समय पर जिस प्रकार की सामाजिक अनुभूतियाँ होती हैं उनका उसके व्यक्तित्व को अच्छा या बुरा बनाने में हाथ होता है। इन्होंने बुक लिखी है चाइल्डहुड एंड सोसाइटी 1963। एरिक्सन के विकास के 8 चरण हैं। नंबर 1, शैशवा अवस्था 0 से 1 वर्ष, विश्वास बनाम अविश्वास यानी कि सदाचार क्या है? आशा। प्रारंभिक बचपन कैसा है? 1 से 3 वर्ष, स्वायत्तता बनाम शर्म या लज्जा, इच्छा। खेल उम्र 3 से 6, पहल बनाम अपराध बोध, उद्देश्य। स्कूल की उम्र 7 से 11, उद्योग बनाम हीनता, इनकी क्षमता। किशोरावस्था, पहचान बनाम भ्रम, निष्ठा। प्रारंभिक वयस्कता 1929, अंतर्गता बनाम अलगाव, प्रेम। मध्य आयु 30 से 64, जननशीलता बनाम ठहराव, देखभाल। वृद्धावस्था 65 से आगे, ईमानदारी बनाम निराशा, बुद्धि। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। हिंज की दुविधा क्या थी?
हिंज की दुविधा, हिंज को चोरी करनी चाहिए या नहीं। संरचना 3 स्तर हैं, 3 लेवल हैं और 6 अवस्थाएं हैं। हिंज की 3 स्तर हैं और 6 अवस्थाएं हैं। जीन पियाजे का नैतिक विकास का सिद्धांत, इन्होंने बुक लिखी द मोरल रेजिमेंट ऑफ द चाइल्ड 1932 में। प्रतिमान या पररायतहीनता, इसकी आयु जन्म से 5 वर्ष होती है। इसके समाज के नियम, कायदे कानून से अनभिज्ञ होता है। जो चीज़ें दुख सुख दे वो नैतिक अनैतिक कहा जाता है। बच्चे पर कोई सामाजिक प्रतिबंध नहीं होता है। नैतिकता स्वयं के सुख दुख के भाव पर निर्भर करती है। परावैश्यता या पारस्परिकता, इसकी आयु 5 से 8 वर्ष तक होती है। विशेषता पुरायत्त पारस्परिकता 8 से 12 वर्ष अपने समूह के लोगों का प्रभाव मिलजुल कर खेल के नियम निर्धारित करेगा। नैतिक यथार्थता, घर परिवार अपनी इच्छा से नहीं बल्कि दूसरों की इच्छा या निर्णयों के अनुसार किसी चीज़ को नैतिक या अनैतिक माना जाता है। नंबर 4, नैतिक समानता, मोरल इक्वलिटी। बच्चा अपने संगी साथियों के साथ मिलकर खेल के नियमों बनाता है जो सब पर समान रूप से लागू होते हैं। नैतिक सापेक्षता स्वयं के विवेक का प्रयोग करके स्वयं के आदर्शों का अनुसरण करता है। उदाहरण, टैक्स नहीं भरता क्योंकि सरकार चोर है, जेल जाने को तैयार हो जाता है। कोहल वर्ग के नैतिक विकास के स्तर, कोहल वर्ग के नैतिक विकास के स्तर कौन कौन से हैं? तो प्रवर्तक कोहल वर्ग हैं, तो ये है प्री कन्वेंशनल लेवल, तो इसकी आयु 4 से 10 वर्ष होती है और इसकी आयु 4 से 10 वर्ष होती है। ये पूर्व परंपरात्मक स्तर यानी प्राक रूढ़िगत यानी कि प्री कन्वेंशनल लेवल है और इसकी आयु 4 से 10 वर्ष है। नोट, इस अवस्था में नैतिकता का आधार परिणाम पर आधारित होता है। इसका रिजल्ट पॉजिटिव नैतिक या निगेटिव अनैतिक। अवस्था या विवरण। अवस्था आज्ञा व दंड की अवस्था। अगर विवरण क्या है? अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। बच्चे आज्ञा का पालन दंड से बचने के लिए करते हैं, ये तो हो जाएगा। अगर नियम नहीं माने तो दंड मिलेगा। बच्चे आज्ञा का पालन दंड से बचने के लिए ही करते हैं। अहंकार की अवस्था या साधनात्मक सापेक्षवादी। विनिमय या अदला बदली का भाव, टिट फॉर टैट। तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी खुजलाऊंगा। कन्वेंशनल लेवल, परंपरागत स्तर यानी कि रूढ़िगत नैतिकता। कन्वेंशनल लेवल, आयु 10 से 13 वर्ष। नोट, नैतिकता का आधार समाज होता है। नैतिकता समाज पर डिपेंड करती है। नैतिकता जो होती है वो समाज पर डिपेंड करती है। इसकी अवस्था या विवरण कैसा है? अच्छा लड़का या अच्छी लड़की होने का। समाज, सामाजिक प्रशंसा पाना। गंदे लोग चोरी करते हैं, दूसरे लोग आपको निष्कासित कर देंगे। नंबर 4, सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान। कानून का पालन, कानून व नियम की अवस्था, कर्तव्य पूरा करना। चोरी करना गलत है, तो दवाई की चोरी नहीं करनी थी। उत्तर परंपरागत स्तर यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज लेवल। इसकी आयु 13 वर्ष से ऊपर है, 13 से अधिक।
इसका नोट नैतिकता खुद से डिसाइड करना, मोरलिटी का सबसे हाई लेवल अवस्था अवस्था सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता, विवरण सामाजिक व्यवस्था और अपने स्वयं के अधिकारों में बैलेंस, कानून व नियमों का लचीलापन, अगर नियम से नुकसान है तो नियम तोड़ दो, सार्वभौमिक नीतिपरक उन्मुखता, स्वयं नियम बनाना, मैं भूखा रहूं दूसरा खा ले, अगर चोरी नहीं करता तो कहीं अधिक मूल्य चुकाना पड़ता, विवेक की आलोचना, कैरोल गिलगिल ने इन्होंने हुअल वर्ग के सिद्धांत की आलोचना की क्योंकि इसमें महिलाओं पक्ष का गौर रखा गया है। पुरुषों की नैतिकता, न्याय, जस्टिस वर्सेस महिलाओं की देखभाल, केयर, सांस्कृतिक अंतरों को नज़रअंदाज किया गया। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण का प्रभाव। आनुवंशिकता, व्यक्ति को अपने माता पिता के शारीरिक व मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। गर्भाधान 23 क्रोमोसोम्स शुक्राणु 23 क्रोमोसोम 23 शुक्राणु और 23 क्रोमोसोम अंडाणु, कुल 46 होते हैं गुणसूत्र। क्रोमोसोम धागे के समान संरचना होती है। जीन्स, प्रत्येक क्रोमोसोम पर जीन्स मिलते हैं जिसमें आनुवंशिक गुण स्टोरेज रहते हैं। यह आनुवंशिकता की सबसे छोटी इकाई वाहक है। आनुवंशिकी की अवधारणा, जैन ग्रीक भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है होना या वृद्धि करना। शब्द का प्रयोग, आनुवंशिक शब्द का प्रयोग विलियम वेटसन ने 1905 में यूज ऑफ वर्ल्ड जेनेटिक्स, जिसका जनक फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑस्ट्रिया के पादरी। जेम्स ड्रेवन के अनुसार वंशानुक्रम से अभिप्राय माता और पिता के शारीरिक और मानसिक गुणों का संतानों में हस्तांतरण है। वंशानुक्रम के नियम कौन कौन से हैं? नंबर 1, बीज कोष की निरंतरता का नियम। प्रतिपादन बीजमैन ने किया। बालक को जन्म देने वाला जीव कोष कभी नष्ट नहीं होता है। जो बीज कोष बालक को माता पिता से मिलता है उसे अगली पीढ़ी को हस्तांतरित कर देता है। मनुष्य केवल बीज कोष का बैंक है। आलोचना B.N. झा ने इसकी आलोचना की। समानता का नियम, प्रतिपादन सोरेशन ने किया। जैसे माता पिता वैसा बालक, यह नियम अपूर्ण है। विभिन्नता का नियम लॉ ऑफ वेरिएशन, संतान हूबहू माँ बाप जैसी नहीं होगी, कुछ भिन्नता मिलती है। कारण नवोत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन। उदाहरण काला प्लस गोरा प्लस बराबर भूरा। प्रत्यागमन का नियम, प्रतिपादन सोरेनसन ने किया। बालक में माता पिता से बिल्कुल विपरीत गुण पाए जाते हैं। प्रकृति का नियम, विशिष्ट के बजाय सामान्य गुणों का अधिक विवरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। जैसे सामान्य IQ वाले लोग ज़्यादा होते हैं। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम, माता पिता द्वारा अर्जित गुणों संतान को प्राप्त होते हैं। लेमार्क जिराफ की गर्दन का उदाहरण दिया। आलोचना, मैकडूगल ने चूहों की पूंछ काटी और इस सिद्धांत का विरोध किया। बालक पर वंशानुक्रम का प्रभाव, मूल शक्तियों का प्रभाव थॉर्नडाइक ने दिया। शारीरिक लक्षण पर प्रभाव पियरसन ने दिया। प्रजाति की श्रेष्ठता पर प्रभाव कैटल ने दिया। और व्यावसायिक योग्यता पर प्रभाव क्लिनबर्ग ने दिया। चरित्र पर प्रभाव डगलेट ने दिया।
महानता पर प्रभाव गाल्टन ने दिया, बुद्धि पर प्रभाव गोडार्ड ने दिया। वातावरण, वातावरण से तात्पर्य उन सभी चीज़ों से है जो व्यक्ति को उत्तेजित परिभाषित करते हैं, जीन्स को छोड़कर बोरिंग, लैंग, फील्ड एवं व्हील्ड। वातावरण, इन्वायरमेंटल, वातावरण से तात्पर्य उन सभी चीज़ों से है जो व्यक्ति को उत्तेजित और परिभाषित करते हैं, जीन्स को छोड़कर बोरिंग, लैंग, फील्ड एवं व्हील्ड व्यक्ति के वातावरण के अंतर्गत उन सभी उत्तेजनाओं का योग कहता है जिन्हें वह जन्म से मृत्यु तक ग्रहण करता है। वुडवर्थ ने कहा, विकास आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। विकास जो होता है आनुवंशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। प्रकृति वर्षित पोषण, नेचर वर्सेस नर्चर, नेचर आनुवंशिकता जन्मदाता जन्मजात और नर्चर वातावरण अर्जित करता है। निष्कर्ष दोनों महत्वपूर्ण हैं। व्यक्तिगत भिन्नताएं, इसके जनक फ्रांसिस गाल्टन हैं। इसने बुक हेरेडिटी जीनियस लिखी। गाल्टन बुद्धि की पहली बार अध्ययन करके सिद्ध किया कि दो लोगों में बुरी बुद्धि बराबर नहीं हो सकती। टायलर ने कहा, शरीर के रूप, रंग, आकार, सीखने की गति, बुद्धि, स्मृति, रुचि, अभिरुचि आदि में पाई जाने वाली भिन्नता को व्यक्तिगत भिन्नता कहते हैं। स्किनर ने कहा, व्यक्तिगत भिन्नता के अंतर्गत व्यक्तित्व के वे समस्त पहलू आ जाते हैं जिनका मापन व मूल्यांकन किया जाता है। विशेषताएं, विचलनशीलता, दो लोगों में शील गुण समान नहीं होते। प्रतिमान, नॉर्मेलिटी, दो लोगों में सामान्य शील गुण सभी में मिलते हैं। वृद्धि की विभेदीय दर, सीखने की विभेदीय दर, शील गुणों में परस्पर संबंध जैसे ईमानदार प्लस परोपकारी। आनुवंशिकता व वातावरण का प्रभाव, व्यक्तिगत भिन्नता के प्रकार, आदतों में, उपलब्धियों में, सीखने की गति में, रुचि में, अभिरुचि में और अभिव्यक्ति में। शिक्षण विधियाँ, टीचिंग मेथड्स बेस्ड ऑन इंडिफरेंस। डाल्टन विधि, हेलन पार्कहर्स्ट। डाल्टन विधि ये हेलन पार्कहर्स्ट ने दी और इन्होंने बताया कि छात्र स्वतंत्र हर विषय की प्रयोगशाला, नो टाइम टेबल, छात्र स्वतंत्र हर विषय की प्रयोगशाला। प्रोजेक्ट विधि में क्लिपैट्रिक्स ने दिया, परिस्थिति उत्पन्न करना, स्वयं सामाजिक वातावरण को पूरा करके सीखो। डेकोली विधि, ड्रैकली, जीवन के लिए जीवन द्वारा शिक्षा, बालकों का विभाजन उनकी रुचि क्षमता के अनुसार होता है। और किंडरगार्टन विधि, प्रोवेल खेल द्वारा शिक्षा बाल केंद्रित होती है। विनेटिका विधि, कार्लटन वॉसवर्न, पाठ्यक्रम छोटी इकाइयाँ में अपनी गति में से सीखकर स्वयं अपनी ज्ञान की परीक्षा लेता है। मॉन्टेसरी विधि, मारिया मॉन्टेसरी मनोवैज्ञानिक प्रणाली, व्यवहारिक उपकरणों व सभी इकाइयों का प्रयोग। ह्यूरिस्टिक पद्धति, आर्मस्ट्रॉन्ग में मैंने खोज लिया पर पद्धति, निरीक्षण से अज्ञान अर्जन। बेसिक शिक्षा प्रणाली, महात्मा गांधी, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, हस्तकला पर आधारित, मातृभाषा पर आधारित। बुद्धि, अगला चैप्टर है बुद्धि। बुद्धि की परिभाषाएं, वुडरो ने कहा, ज्ञान अर्जन की क्षमता है। वुडरो ने कहा ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। वुडवर्थ ने कहा वृद्धि कार्य करने की क्षमता है। वृद्धि कार्य करने की क्षमता है। वकिंटम ने कहा वृद्धि सीखने की शांति है। गाल्टन ने कहा बुद्धि पहचानने बस समझने की शक्ति है। टर्मन ने कहा बुद्धि अमूर्त विचारों को तार्किक रूप से समझने की शक्ति है। नोट, बुद्धि की प्रथम फॉर्मल औपचारिक
परिभाषा बोरिंग ने दी। विशेषताएं: समस्या समाधान करने की योग्यता, अनुभव से लाभ उठाने की योग्यता। और बुद्धि जन्मजात शक्ति वंशानुक्रम द्वारा निर्धारित है, लेकिन वातावरण इससे प्रसार को प्रभावित करता है। अमूर्त चिंतन की योग्यता, भला बुरा नैतिक अनैतिक में अंतर करने की योग्यता। बुद्धि पर जेंडर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लंबवत वृद्धि किशोरावस्था में 16 से 18 वर्ष तक होती है। क्षैतिज वृद्धि जीवन भर ज्ञान व कौशल का अर्जन। बुद्धि के प्रकार वृद्धि जो 3 प्रकार की होती है: मूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। मूर्त बुद्धि यानी कि कॉन्क्रिएट्स मशीनों पुर्जों औजारों में रुचि, ठोस वस्तुओं के बारे में सोचना, से कारीगर, इंजीनियर, मैकेनिक। अमूर्त शाब्दिक या सैद्धांतिक पुस्तकीय ज्ञान से संबंध ज्ञान का अर्जन करने में विशेष रुचि, टीचर, लेखक, साहित्यकार, दार्शनिक, वकील, डॉक्टर और चित्रकार। सामाजिक बुद्धि सामाजिक कार्यों में रुचि, संबंधों की गहरी समझ, व्यवसायी, डिप्लोमेट, मंत्री, सामाजिक कार्यकर्ता। बुद्धि के सिद्धांत: एक तत्व एक कारक सिद्धांत, एल्फ्रेड बिने ने दिया। ये सहयोगी स्टर्न और टर्मन है। बुद्धि अखंड व अविभाज्य इकाई है और नोट जेनसन ने इसे निरंकुशवादी बुद्धि का सिद्धांत कहा। खंडन: अगर बुद्धि एक ही तत्व होता है तो जो बच्चा मैथ में होशियार है वो हिस्ट्री में कमज़ोर नहीं होता। द्विकारक सिद्धांत, टू फैक्टर थ्योरी 1904, प्रवर्तक स्पीयरमैन। बुद्धि में 2 तत्व होते हैं, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर सामान्य और एस फैक्टर विशिष्ट। जन्मजात कारक होते हैं जी फैक्टर, और एस फैक्टर विशिष्ट कार्यों से संबंधित हैं, दिन प्रतिदिन के कामों में मदद करता है। यह अर्जित योग्यता है, वातावरण से सीखा। जितना जी स्ट्रॉन्ग होगा सफलता के चांस उतने ही ज़्यादा। हर व्यक्ति एस फैक्टर अलग होता है। हर व्यक्ति का जी फैक्टर अलग होता है और एस फैक्टर बदलता रहता है। ट्रेनिंग का प्रभाव पड़ता है। जी फैक्टर सब मानसिक कार्यों में दिखेगा। जो एस फैक्टर जी से ज़्यादा क्लोजली कनेक्ट होगा, व्यक्ति उसी फील्ड में सफल होगा। कपिल त्रितत्व सिद्धांत, 3 कारक सिद्धांत 1911 में स्पीयरमैन ने दिया। स्पीयरमैन ने बाद में ग्रुप फैक्टर समूह खंड जोड़ दिया। बहुकारक सिद्धांत, इसके प्रवर्तक थॉर्नडाइक हैं और अन्य नाम रेत का सिद्धांत, परमाणु का सिद्धांत, एटम थ्योरी।